Good morning students, how are you all? I hope that you all are good. Student, today is your history class and history class में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. स्टूडेंट्स, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में हम पेज नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था. ये आपने पहले आगे पढ़ा ही था कि उन्होंने अलग अलग इलाके में जाकर अलग अलग इलाके को कब्जा कर लिया था. अब बारी आती है जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें अब न्यू सिस्टम भी तो सेटअप करना है. मतलब उन्हें ना एक न्यू सिस्टम सेटअप करना था. ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ कब्जा कर लेने से और कब्जा करके सिर्फ कब्जा करके बैठ जाने से अपने आप तो काम होगा नहीं. क्योंकि कब्जा कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठ जाओ. कब्जा करने के बाद आपका जो सिस्टम है किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें भी डिसाइड करनी होती है. तो अब बारी आती है उनका न्यू सिस्टम क्रिएट करने की, सेटअप करने की. ठीक है, यहाँ पर उन्हें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा. वहाँ पर पूरा अपना सिस्टम चलाना होगा. वहाँ पुलिस कैसे काम करेगी, आप टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे, किस तरीके से सेना को रखा जाएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करी जाएगी, जो सोसाइटी चलेगी उस पर कंट्रोल कैसे होगा, ये सभी चीज़ें भी करनी होती है एक मतलब कोई भी न्यू सिस्टम को सेटअप करने के लिए. तो ये चीज़ें कैसे करनी होती है ये अब हम आगे पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके स्टूडेंट्स, Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power. British territory were broadly divided into administrative units called presidencies. Students, we are focusing on important points of all these paragraphs. Students, okay? So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो वॉरेन हस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल थे वो, और वो 1773 से लेकर 1785 तक इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने में, डेट मीन्स बढ़ाने में. जो कंपनी थी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. कंपनी का जो पूरा इलाका जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. और इनको क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. और हर एक जो ये प्रेसिडेंसीज होती थी इनका गवर्नर एक सुप्रीम हेड होता था तीनों को मिलाकर, जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता है. मतलब तीनों जो हैं जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सब का एक सुप्रीम हेड होता था. और इन तीनों को मिलाकर जिसको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल कहा जाता था, जो कि एक तरीके से क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था. अब इसके बाद 1772 में एक जस्टिस का नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया और इसमें 2 कोर्ट्स बनाए गए, 2 कोर्ट्स बनाए गए. फर्स्ट इज़ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत. सेकंड इज़ सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत. जो फौजदारी अदालत थी उसमें क्या करा जाता था? मर्डर के केस, चोरी डकैती के केस, ये सारी चीज़ें उसमें सॉल्व किए जाते थे. और जो दीवानी की अदालत थी, दीवानी अदालत में ज़मीन से रिलेटेड केस सॉल्व किए जाते थे. अब आ जाइए, इन सिविल कोर्ट में मौलवीज और हिंदूज पंडित होते थे. एक तरह से जो हिंदू लॉज होते थे, इस्लाम के लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करके बताते थे. जो वहाँ पर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स मौजूद होते थे जो कि पूरा कोर्ट देखते थे. मौलवीज और हिंदू क्या करते हैं? वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ उन्हें इंटरप्रेट करते थे. डेट मीन्स बताते थे कि क्या क्या है क्या नहीं है. लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट था वो कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था. कंपनी अभी क्रिमिनल कोर्ट को
काजी और मुफ्ती के हाथों में छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने क्या करा था, काजी और जो मुफ्ती लोग थे उनके हाथों में छोड़ दिया था, मतलब उन्हें हैंडल करने के लिए दे दिया था। बट ये लोग कलेक्टर के सुपरविज़न में होते थे, मतलब जो भी कलेक्टर कह रहा है, कलेक्टर उनकी सारी चीज़ों पे निगरानी रखेगा, मतलब किस किस तरीके से काम करें, किस किस तरीके से डिसीज़न ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्टर्स के अंडर होती थी। आफ्टर डेट इन नेक्स्ट पेज, जो कलेक्टर होते थे उनका मेन काम क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, और जो उनका इलाका है मतलब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लॉ और ऑर्डर को संभाल कर रखना, सही तरीके से मैनेज करना, जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स को और दरोगास की मतलब दरोगा की हेल्प से जजेस को, जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से, दरोगा की हेल्प से इन सब चीज़ को सही तरीके से मैनेज करना उनका काम हुआ करता था। नेक्स्ट इज़ द कंपनी आर्मी। इन 1820 मतलब 1820 के पहले क्या होता था, पहले तक जो ब्रिटिशर्स थे वो पुराने सिस्टम को फॉलो किया करते थे। तो पुराना सिस्टम कौन सा था, जो कि अवाध के द्वारा फॉलो किया जाता था। उसी सिस्टम के अनुसार सैनिकों को रखते थे, पूरी आर्मी अपनी रखते थे, मतलब ठीक है। लेकिन जो 1820s के बाद क्या हुआ, 1820s के बाद उन्होंने अपनी आर्मी रखने का तरीका बदल दिया। यानी कि उसका रीज़न था कि जो कंपनी है उसके पास अभी अपनी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। जैसे कि जो सैनिक थे वो मुस्केट्स रखते थे, मैचलॉक्स रखते थे, यानी जो पुराने सिस्टम थे जिसमें भाला रखा जाता था, तलवार रखा जाता था, वो सिस्टम उन्होंने हटाकर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उन्होंने। अब वो क्या करने लगे थे, जो मस्केट्स और मैचलॉक्स होते थे उनके जरिए युद्ध लड़ा करते थे। और इसके साथ साथ जो कंपनी थी वो बुर्मा में, अफ़गानिस्तान में, इजिप्ट में के इलाकों में युद्ध करती थी। तब भी सोल्जर्स उन्हीं मुस्केट्स और मैचलॉक्स का यूज़ करते थे युद्ध को जीतने के लिए। और फिर आने वाले टाइम में भी इसी को ही अपनाया गया, मतलब आने वाले टाइम में युद्ध को जीतने के लिए इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया। इन द अर्ली 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19वीं सेंचुरी जो थी, जो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब अपनाना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर मीन्स कि यूरोप में जिस तरीके की आर्मी रहती है, आज जैसे कि आज हम देखते हैं कि आर्मी के जवान जो भी हैं वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ कदम ताल पे चलते हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, उस टाइम पे हो नहीं सकती, क्योंकि कुछ जो सैनिक थे वो काफ़ी बड़े घरानों से होते थे, काफ़ी मतलब उनकी जो कास्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी, और कुछ कास्ट की काफ़ी सारे लो होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक साथ बैठ के खाना खाना और एक साथ कोई काम करना पसंद नहीं करते। वहाँ मतलब उस टाइम पे पहले कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत था, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लाने में। तो आगे क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी यूरोपियन स्टाइल में, और उनके ऊपर जो यूरोपियन ड्रिल होती थी, मतलब डिसिप्लिन होता, मतलब सारे का सारे यूरोपियन तरीका अपनाया जाने लगा। जैसे यानी कि जिस तरीके से यूरोप में सैनिकों को रखा जाता था वही पैटर्न अब इंडिया में भी लागू किया जाने लगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्क्लूजन। हम कॉन्क्लूजन पे पहुंचते हैं। इस चैप्टर में का कॉन्क्लूजन क्या है, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी से ट्रांसफॉर्म होकर अब टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी। मतलब जो कंपनी सिर्फ ट्रेड करने आई थी, पैसा कमाने आई थी, वो अब भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बना चुकी थी, और इंडिया का जो बहुत बड़ा इलाका था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, और मतलब उसको कंट्रोल कर रही थी। और 1857 तक जो कंपनी थी उसका 63% इलाके पर कब्जा हो चुका था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के 63% इलाके पे कब्जा हो चुका था, और इसके साथ साथ 78% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की
उस पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था, और इसके अलावा और भी जो दूसरे इलाके थे वहाँ पर कंपनी का इनडायरेक्ट रोल तो मौजूद ही था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने मतलब बना चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंक्लूज़न हो गया पूरे चैप्टर में जिस जिस टाइप से बात की गई है, क्या क्या मतलब पूरे चैप्टर्स का कंक्लूज़न ये हो गया। आपका ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट इसके बाद एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों का होमवर्क है। ये करके आपको बुक में करके और बुक का क्लिक करके आपको सेंड करना है मेरी मेल आईडी पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।